हेलो स्टूडेंट, जीत आईएएस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। एक्चुअली में आज जो मेरा टॉपिक होगा, ये जो लेक्चरर में स्क्रीनिंग का पेपर है, उसमें जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला सेक्शन है, क्योंकि सेक्शन से जो मार्क्स परसेंटेज है वो ज़्यादा है, तो उसमें मैं देख रहा हूँ कि टीचिंग एप्टीट्यूड के साथ एजुकेशन से संबंधित जो कमीशन और कमेटियाँ बनी हैं, ये भी आपके सिलेबस में हैं। स्टूडेंट्स ने बेसिकली उसे बीएड में ज़रूर पढ़ा होगा, लेकिन मैं क्लास ऑफलाइन में देख रहा हूँ कि यहाँ पर बच्चे इस टॉपिक से डरे हुए हैं। तो उसमें जितने भी कमीशन हैं, जीत आईएएस की ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास में सभी होंगे। तो आज जो मेरा पहला टॉपिक होगा वो होगा राधा कृष्ण कमीशन। एक्चुअली में राधा कृष्ण कमीशन या जितने भी कमीशन दिए गए हैं, उसमें किन किन तथ्यों पे, किन किन पॉइंटों को हमें फोकस करना है, उससे किस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, वो मेरी सभी वीडियो में लास्ट में आप देखेंगे। लेकिन उसमें 2-3 टॉपिक ऐसे होंगे जो पब्लिकली आप लोग उसे देख सकते हैं, बाकी ऑनलाइन वाले स्टूडेंट ही देखेंगे। तो इस कमीशन के बाद जो क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपके साथ वो भी डिस्कस करूंगा। तो अब इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक है राधा कृष्णन आयोग। देखिए, जो राधा कृष्णन आयोग है, राधा कृष्णन आयोग आयोग इसे हम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहते हैं, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहते हैं, शिक्षा आयोग आयोग 1948 से लेकर 49 तक। देखिए, राधा कृष्णन आयोग जो भारत के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चूंकि वो एक शिक्षक होते थे, तो उन्हीं के नेतृत्व में इस कमीशन का गठन किया गया। और इसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग इसलिए कहते हैं चूंकि इसका जो संबंध था, जो विश्वविद्यालय स्तर की जो शिक्षा है उस पर अपनी रिपोर्ट देना था, तो इसलिए इसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। अब इसका जो गठन है, गठन एक्चुअली में इसका जो गठन है, ये 4 नवंबर 1948 में ये कमीशन बना और इसने 25 अगस्त 1949 को अपनी रिपोर्ट दी। यहाँ पर इसका गठन हो रहा है, यहाँ रिपोर्ट, तो इसलिए 1948 से 49 तक 2 ईयर इसमें दिए जाते हैं। आखिर अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है, अब हम इस पे चर्चा करेंगे। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। एक्चुअली में इससे पहले क्या था, भारत के अंदर ब्रिटिश काल था, तो भारत की जो शिक्षा नीति थी वो ब्रिटिश शिक्षा जो नीति है वो अंग्रेजों के फेवर में थी, यानी भारत को ध्यान में रखते हुए उस नीति को नहीं बनाया गया था। तो यहाँ पर आजादी के बाद पहली बार उच्च शिक्षा में परिवर्तन करने के लिए यहाँ पहली बार एक कमीशन गठित किया गया। तो यहाँ पर जो हमारी यूनिवर्सिटी है, यानी विश्वविद्यालय स्तर की जो शिक्षा है, शिक्षा इसकी पुनर्रचना करना इसका उद्देश्य था, जिससे हमारे राष्ट्र का विकास हो सके, भारत का सांस्कृतिक विकास हो सके, इसके साथ साथ तकनीकी विकास हो सके और विज्ञान का विकास हो सके। तो देखिए, इन बातों को ध्यान में रखते हुए उच्च शिक्षा प्रणाली में पुनर्रचना की आवश्यकता महसूस हो रही है। तो यहाँ पर जो राधा कृष्णन है आयोग, यानी इस कमीशन के अध्यक्ष राधा कृष्णन होते थे, तो इन्हें भारत सरकार को अपनी एक रिपोर्ट सौंपनी थी और उस रिपोर्ट का उद्देश्य ये था कि शिक्षा व्यवस्था में किस तरीके के सुधार होने चाहिए। तो यहाँ पर इस आयोग ने जो जांच के विषय रखे थे, यानी किन किन तथ्यों की जांच की जानी है, वो तथ्य भी मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ और उसमें इन्होंने अपनी कौन कौन सी रिकमेंडेशन दी, फिर उस पर भी चर्चा करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जांच के विषय जांच यानी इंक्वायरी, जांच के विषय देखिए, जो जांच के विषय इसमें पहला, ये जो विश्वविद्यालय स्तर की जो शिक्षा है, शिक्षा इसकी जांच करना, जो विश्वविद्यालय हैं यानी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय, इनकी जांच करना, अर्थात ये जो विश्वविद्यालय हैं इनमें
उच्च स्तर की शिक्षा उच्च स्तर की शिक्षा किस तरीके से दी जा सकती है, इसकी जांच करना। जो छात्र हैं, छात्रों की बेसिकली हम देखते हैं कि अनुपस्थिति रहती है, अनुपस्थिति एब्सेंट रहते हैं, और इसके साथ 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 यहाँ पर अनडिसिप्लिन यानी अनुशासनहीनता रहती है, अनुशासनहीनता रहती है। इस पर अपनी रिपोर्ट देना। इसके साथ साथ ये जो विश्वविद्यालय हैं, इनका एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन कैसा होना चाहिए, इनका प्रशासन कैसा हो। इसके साथ साथ इनका फाइनेंस यानी वित्त की व्यवस्था कैसे हो, वित्त की व्यवस्था कैसी हो, इस पर भी अपनी सिफारिश देनी थी। शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना था, शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना, इस पर अपनी सिफारिश देनी थी। छात्रों का कल्याण किस तरीके से हो, यानी छात्रों के कल्याण के लिए छात्रों के कल्याण के लिए कौन सी योजना बनाई जाए, इस पर अपनी सिफारिश देना था। तो देखिए यहाँ पर ये मैंने कुछ पॉइंट आपके सामने रखे हैं। इन सबको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इस कमीशन को अपनी रिपोर्ट देनी थी। मेन कंटेंट्स यही हैं, इसमें कुछ चीज और जोड़ी जा सकती है, जैसे उच्च शिक्षा है यानी हायर एजुकेशन, जो उच्च शिक्षा है, शिक्षा इसके लक्ष्य निर्धारित करना है। इसके साथ साथ जो शिक्षक हैं, उनकी नियुक्ति किस तरीके से होनी चाहिए, उनका वेतन और उनकी सेवा शर्तें कैसी होनी चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पर जो पाठ्यक्रम होता है, पाठ्यक्रम का मतलब होता है सिलेबस। पाठ्यक्रम यानी सिलेबस, और उसका मीडियम यानी माध्यम कैसा हो, इस पर इस आयोग को सिफारिश देनी थी। तो मेरा कहने का मतलब है, इन बिंदुओं को स्टडी करना और उसका सॉल्यूशन किस तरीके से हो सकता है, उस पर एक रिपोर्ट तैयार करनी थी। तो देखिए ये जो रिपोर्ट थी, ये 25 अगस्त 1949 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भारत सरकार के समक्ष पेश की। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट में जिन जिन बातों को टारगेट किया उस पर चर्चा करते हैं। तो आयोग की सिफारिशें तो कौन कौन सी सिफारिशें हैं, अब हम उस पर चर्चा करेंगे। तो जो आयोग की सिफारिशें हैं, आयोग ने विश्वविद्यालय स्तर की जो शिक्षा है उसके जितने भी अंग होते हैं, यानी सभी अंगों को ध्यान में रखते हुए अपने सुझाव दिए। देखिए कुछ टेक्निकल बिंदु हैं, उन पे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसके जो आयोग के जो उद्देश्य हैं, उनमें लोकतंत्र को विकसित करना है, इसके साथ साथ छात्रों में सोच विकसित करनी है। इसके साथ साथ अतीत यानी जो चीज गुजर गई है और वर्तमान की सोच विकसित करनी है। अब हम यहाँ पर शिक्षा के संकाय को लेकर चलेंगे। शिक्षण संकाय। तो देखिए आयोग ने जो शिक्षक हैं, यहाँ शिक्षकों को चार श्रेणी में रखा है। इनमें पहला कहता है यहाँ पर प्रोफेसर, एक प्रोफेसर होंगे, एक पाठक होंगे, और तीसरे होंगे व्याख्याता और प्रशिक्षक।
तो देखिए इन्हें 4 श्रेणी में रखा है और यहाँ ये भी कहा गया है कि इन सभी को योग्यता के आधार पर योग्यता के आधार पर एक श्रेणी से दूसरी जो श्रेणी होगी श्रेणी में पदोन्नत का मतलब होता है प्रमोशन किया जाएगा। एक श्रेणी से दूसरी में जो किया जाएगा वो प्रमोशन के माध्यम से होगा, न कि डायरेक्ट होगा। कमीशन यहाँ ये भी कहता है कि ये जो टीचर होंगे इनके जो वेतन होंगे वेतन और इनकी जो सेवा शर्तें होंगी सेवा शर्तें इनकी जो सेवा शर्तें होंगी ये सम्मानजनक होनी चाहिए। सम्मानजनक यहां पर यह भी कह रहा है कि ये जो शिक्षक होंगे इनके लिए साप्ताहिक अवकाश की व्यवस्था होनी चाहिए और 1 वीक में यानी एक सप्ताह में 18 आवर यानी 18 घंटे से अधिक सेवा नहीं होनी चाहिए। जनरली हम देखते हैं कि डिग्री कॉलेज में कहते हैं कि आम बोलचाल में कि प्रोफेसर महोदय जो हैं उनका वेतनमान बहुत अधिक होता है और वो कुछ भी नहीं करते। आम बोलचाल में ऐसे ही कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। उन्हीं के बलबूते पर स्टूडेंट कॉलेज आता है। तो देखिए यानी एक सप्ताह में यानी 1 वीक में 18 आवर से अधिक उनका शिक्षण कार्य नहीं होना चाहिए। और यहां पर यह भी रिकमेंड किया जा रहा है कि उन्हें बीच बीच में शिक्षण के लिए यदि आवश्यकता हो तो वे अपने संपूर्ण सेवाकाल में 3 वर्ष उनके लिए 3 वर्ष का अवकाश होना चाहिए। अवकाश होना चाहिए, लेकिन एक बार में 1 वर्ष से अधिक अवकाश नहीं होना चाहिए। एक्चुअली में देखिए, मैं मानता हूं कि प्रोफेसर महोदय के लिए नेट कंपलसरी होता है। पहले नेट कंपलसरी होता था, अब नेट के साथ साथ पीएचडी भी कर दी गई। लेकिन यहां पर देखिए वो सेवानिवृत्ति की ईयर 64 ईयर कहता है। 64 ईयर, अगर वो 64 ईयर तक किसी एक ही विषय को पढ़ाता है तो पढ़ाते पढ़ाते उसे 25-30 साल हो जाते हैं, तो अपडेट होने की जरूरत होती है। तो देखिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इस बात को पहले ही सोच लिया था कि शिक्षक को हमेशा अपडेट होना चाहिए, और अपडेट होने के लिए अगर वो शिक्षा के क्षेत्र में वो अध्ययन करना चाहता है तो वो एक बार में 1 वर्ष तक के लिए अवकाश ले सकता है, और ये सवैतनिक अवकाश होगा। यानी इस अवकाश के दौरान उसे वेतन दिया जाएगा और अपने संपूर्ण सेवाकाल में वो 1-1 वर्ष करके 3 बार यानी अधिकतम 3 वर्ष के लिए अवकाश ले सकता है। तो यहाँ पर जो शिक्षण संकाय था मैंने उस पर चर्चा की। अब देखते हैं कि उनकी अलग अलग जो रिकमेंडेशन अलग अलग बिंदुओं पे हैं वो क्या है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ ये भी रिकमेंडेशन की जा रही है कि जो विश्वविद्यालय से तात्पर्य जो यूनिवर्सिटी होंगी, यहाँ 3000 यानी 3000 से अधिक विद्यार्थी नहीं होने चाहिए। अधिक विद्यार्थी यानी स्टूडेंट न हो। जो महाविद्यालय होते हैं, महाविद्यालय यानी डिग्री कॉलेज, उसमें 1500 से अधिक विद्यार्थी नहीं होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर शिक्षण दिवस की बात करते हैं तो जो शिक्षण दिवस हैं, यहाँ पर जो शिक्षण दिवस के लिए रिकमेंडेशन की गई कि एक साल में 180 डेज से अधिक शिक्षण दिवस नहीं होने चाहिए,
लेकिन जो एग्जाम डेज हैं, एग्जाम डेज, एग्जाम डेज का मतलब होता है जिन दिनों एग्जाम चलते हैं वो एग्जाम डेज 180 से एक्स्ट्रा होंगे, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा होंगे, एक्स्ट्रा होंगे। यहाँ पर छात्रों की गुणवत्ता, जैसे वर्तमान में हम देखते हैं कि छात्रों की जो गुणवत्ता है उसका मूल्यांकन हम उसकी परसेंटेज या डिवीजन से करते हैं। तो जो कमीशन है उसने जो यहाँ पर गुणवत्ता का जो आधार बनाया, छात्रों को 3 श्रेणी में रखा है। एक है उत्तम यानी फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन। एक है सेकंड डिवीजन, सेकंड डिवीजन। और तीसरा है थर्ड, थर्ड डिवीजन, डिवीजन। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट डिवीजन के लिए उन्होंने 70% मार्क्स मार्क्स और सेकंड डिवीजन के लिए 55% मार्क्स और थर्ड डिवीजन के लिए 40% मार्क्स यहाँ पर निर्धारित किए थे। लेकिन एट प्रेजेंट यहाँ 60 हैं, यहाँ 45 हैं और यहाँ 33% है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए इस कमीशन ने ये भी रिकमेंड किया कि ये जो शिक्षा है, शिक्षा शिक्षा ये कॉन्क्रीट लिस्ट यानी संवर्ती संवर्ती सूची का विषय होना चाहिए, सूची का विषय होना चाहिए, विषय। देखिए संवर्ती सूची का विषय होना चाहिए अर्थात शिक्षा के लिए, शिक्षा के लिए अगर हम नीति की बात करते हैं तो नीति केंद्र बनाए, नीति कौन बनाएगा? केंद्र। और जो राज्य सरकारें हैं, सरकारें सरकारें उन नीतियों को लागू करें, लागू करें। तो देखिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि शिक्षा में क्या हो रहा है, केंद्र और राज्य दोनों का सहयोग लिया जा रहा है। तो जो संसूची का विषय होता है, जैसे शिक्षा पहले संसूची का विषय था तो केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची का विषय होगा तो राज्य सरकार कानून बनाएगी। लेकिन यहाँ रिकमेंड किया जा रहा है कि संवर्ती सूची का विषय होना चाहिए। लेकिन शुरू में ये संवर्ती सूची का विषय नहीं था। चूंकि आप लोगों का लेक्चरर का एग्जाम है तो शिक्षा से संबंधित जो भी अमेंडमेंट हुए हैं वो आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान रखना है 42 अमेंडमेंट 1976 में हुआ था और उस अमेंडमेंट के द्वारा शिक्षा को कॉन्क्रीट लिस्ट यानी संवर्ती सूची का विषय बना दिया गया। लेकिन यहाँ पर इस कमीशन ने शिक्षा को संवर्ती सूची का विषय बनाने की जो सिफारिश थी वो पहले ही कर दी थी। तो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर जो विश्वविद्यालय स्तर की, जो विश्वविद्यालय स्तर की जो शिक्षा है इसमें एकरूपता लाने के लिए, एकरूपता एकरूपता देखिए एकरूपता या समानता लाने के लिए यहाँ पर इस कमीशन ने पहली बार यूजीसी, पहली बार यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बनाने की सिफारिश की, बनाने की सिफारिश की। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से बन जा रहा है कि जो यूजीसी का गठन किया गया था ये किस कमीशन या कमेटी की रिकमेंडेशन पर किया गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। वैसे अभी मैं टेस्ट पेपर एक सोल्व करूंगा, उसमें आपका सारे कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाएंगे। फिर वो कह रहा है कि जो विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा है, स्तर की जो शिक्षा है, शिक्षा शिक्षा ये 3 चरणों में होनी चाहिए, 3 चरणों में, 3 फेस में होनी चाहिए। पहला कह रहा है स्नातक, स्नातक यानी ग्रेजुएशन। फिर कह रहा है स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन। और तीसरा कह रहा है रिसर्च यानी शोध। वो कह रहा है ग्रेजुएशन 3 ईयर में होनी चाहिए, 3 ईयर में होनी चाहिए। पीजी जो है 2 ईयर में होनी चाहिए, 2 ईयर में। एंड रिसर्च शोध जिसे पीएचडी कहते हैं ये भी 2 ईयर में होनी चाहिए। तो हम देखते हैं बेसिकली अगर हम बीएससी एग्रीकल्चर को हटा दें तो वो 4 ईयर में है। पहले वो भी 3 ईयर में होती थी, बीए पहले 2 में होती थी, अब 3 में होती है, बीएससी भी 3 में होती है। पीजी की बात करते हैं तो अभी भी 2 वर्षों में होती है, लेकिन रिसर्च में कई बार समय लग जाता है। लेकिन जो राधाकृष्ण आयोग है उसकी रिकमेंडेशन में मैंने आपको विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा के तीनों चरण बताए हैं और ये कितने ईयर में होने चाहिए, इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। अब वो कह रहा है इसने इस आयोग ने जो विश्वविद्यालय जो स्तर की शिक्षा है, स्तर की जो शिक्षा है,
शिक्षा, शिक्षा। इसके इसे 3 श्रेणी में रखा है, 3 श्रेणी में रखा है। 3 श्रेणी में कहता है कि इसमें एक कला, कला का मतलब होता है आर्ट, आर्ट। इसमें साइंस यानी एक विज्ञान होना चाहिए, विज्ञान, और एक यहाँ पर व्यावसायिक, व्यावसायिक यानी कॉमर्शियल एंड तकनीकी शिक्षा होनी चाहिए, तकनीकी शिक्षा होनी चाहिए। तो देखिए जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है उसने जो शिक्षा है उसे 3 श्रेणियों में रखा है। एक आर्ट वर्ग होना चाहिए, कला वर्ग, एक साइंस वर्ग होना चाहिए, और तीसरा यहाँ पर व्यवसायिक यानी कॉमर्स की बात यहाँ पर कर दी है। लेकिन वर्तमान में देखते हैं कि शिक्षा के कुछ अन्य वर्ग भी हैं। अगर हम अन्य वर्गों की बात करते हैं तो उसमें देखते हैं एग्रीकल्चर यानी कृषि है, इसके साथ साथ इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग आदि जो है, तो इनके लिए रिकमेंड किया जा रहा है कि इसके लिए इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र, स्वतंत्र कॉलेजों की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए स्वतंत्र कॉलेजों की व्यवस्था होनी चाहिए। तो देखिए इस कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी ये मैंने आपके साथ डिस्कस की। अब इससे संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं अब मैं उस पर चर्चा करूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक था उससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अब मैं आपके साथ वो डिस्कस करूंगा। देखिए स्क्रीनिंग के पेपर में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे पहले क्वेश्चन दिया है कि यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के गठन की सिफारिश किस कमीशन ने की थी। तो अभी अभी मैंने डिस्कस किया कि जो राधाकृष्णन आयोग था उसने यूजीसी के गठन की सिफारिश की थी। तो इसका मैंने आपको आंसर नहीं लिखा है, तो राधाकृष्णन आयोग, राधाकृष्णन आयोग, आयोग इसका आंसर हो जाएगा। फिर वो कह रहा है कि उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन का संबंध किस आयोग से है। तो देखिए इसका जो दूसरा नाम है वो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है, और विश्वविद्यालय का मतलब होता है उच्च शिक्षा, तो इसका आंसर भी आ जाएगा राधाकृष्णन आयोग। फिर वो कह रहा है कि शिक्षा को समवर्ती सूची यानी कॉन्क्रीट लिस्ट सूची में रखने की सिफारिश किसने की थी। तो अभी अभी मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया, तो ये भी राधाकृष्णन आयोग है, और 42 अमेंडमेंट 1976 में जो हुआ था उसी में शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय बनाया गया था। देखिए यहाँ पर यह बात की गई कि शिक्षा के लिए नीति जो है वो केंद्र सरकार बनाएगी और उन्हें लागू करने का जो कार्य होगा वो राज्य सरकार का होगा, ये राधाकृष्णन कमीशन कहता है। फिर वो कह रहा है कि स्वतंत्रता के तुरंत बाद शिक्षा से संबंधित जो पहला आयोग कौन सा बना था, ये भी अभी मैंने डिस्कस किया आपसे कि 1948-49 राधाकृष्णन आयोग है। फिर कुछ मैंने विकल्प के आंसर यहाँ पर दिए हैं कि राधाकृष्णन आयोग ने विश्वविद्यालय के जो 4 चरण बताए हैं उनमें क्या गलत है। देखिए राधाकृष्णन आयोग कहता है कि ग्रेजुएशन जो है वो 3 वर्ष की होनी चाहिए, जो स्नातकोत्तर है पीजी वो 2 वर्ष का होना चाहिए, रिसर्च शोध 2 वर्ष का कहता है। फिर ये भी मैंने रिसर्च यानी अनुसंधान 5 वर्ष डाला है, यही आंसर गलत है। तो उन्होंने उच्च स्तर की जो शिक्षा है उसके लिए 7 ईयर टारगेट किया था, ग्रेजुएशन के लिए 3 ईयर एंड पीजी के लिए 2 ईयर एंड रिसर्च के लिए 2 ईयर। फिर वो कह रहा है आयोग ने छात्रों के मूल्यांकन के लिए जो श्रेणी बताई उनमें क्या गलत है। तो देखिए जैसे आज हम देखते हैं कि फर्स्ट डिवीजन के लिए 60% और 45% सेकेंड डिवीजन के लिए होता है और 33% थर्ड डिवीजन के लिए। तो इन्होंने सुपर फर्स्ट वहां पर कोई विकल्प ही नहीं है, यही गलत है। फर्स्ट डिवीजन के लिए 70%, सेकेंड डिवीजन के लिए 55% एंड थर्ड डिवीजन के लिए इन्होंने 40% का के लिए की रिकमेंड की थी। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो भी कमीशन से संबंधित होगा। तो ये क्लास यहीं कंप्लीट होती है। थैंक यू।